हो गया, स्टार्ट करते हैं, बातचीत बंद हो गया, हो गया, बातचीत बंद। हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट किए थे, है ना? हम लोग चैप्टर 3 पढ़ना शुरू किए थे। क्या क्या पढ़े थे चैप्टर 3 में? डिमांड क्या होता है, बताओ क्या होता है डिमांड? चार कंपोनेंट्स होता है डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए, डिमांड बनने के लिए। पहला क्या होता है? अबिलिटी। पहला तो विलिंगनेस होता है, तो पहला है विलिंगनेस टू परचेज। सेकंड क्या होता है? एबिलिटी टू परचेज, ठीक है। तीसरा क्या होता है? प्राइस फिक्स होना चाहिए, और चौथा है टाइम पीरियड डिसाइडेड। जब चारों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड, ठीक है। चारों में से कोई एक भी कंडीशन अगर मिसिंग है तो फिर वो डिमांड नहीं कहलाएगा। चारों कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़े थे इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है और मार्केट डिमांड क्या होता है। बताओ क्या होता है इंडिविजुअल डिमांड? जब हम किसी एक पर्सन के डिमांड को देखते हैं तो उसको हम इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं, और जब हम बहुत सारे लोगों का डिमांड को एक साथ मिलाकर देखते हैं तो उसको हम मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड बोलने का मतलब यह है कि मार्केट में जितने भी लोग हैं उन सभी के डिमांड को अगर हम टोटल कर दें तो उसे हम लोग मार्केट डिमांड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े थे? देख लो, खाली टॉपिक देख लो, अंदर का कंटेंट नहीं देखना है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में क्या क्या था? इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड में 5 पॉइंट था, ठीक है। बताओ पांचों पॉइंट। पहला पॉइंट, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। प्राइस और डिमांड का क्या लेना देना? इनवर्स रिलेशन होता है। जब भी प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होता है, और जब भी प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होता है। सेकंड, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कॉमोडिटी। रिलेटेड कॉमोडिटी के अंदर दो आता है, एक सब्सटीट्यूट गुड्स आता है और एक कॉम्प्लीमेंट्री। सब्सटीट्यूट का कोई एग्जांपल? सब्सटीट्यूट किसे बोलते हैं? कौन सा कॉमोडिटी सब्सटीट्यूट होता है? जब एक के बदले किसी और को हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसको हम सब्सटीट्यूट बोलते हैं। जैसे टी एंड कॉफी, अगर हम चाय पी लिए तो हमें कॉफी का जरूरत नहीं है, अगर हम कॉफी पी लिए तो हमें चाय का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो टी एंड कॉफी को सब्सटीट्यूट माना जाता है। तो इनके बीच में कौन सा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है ना। हम कौन सा रिलेशन चेक करते हैं? क्रॉस रिलेशन चेक करते हैं। क्रॉस रिलेशन का मतलब क्या होता है? एक का प्राइस दूसरे का डिमांड, ठीक है। अगर हम चाय का प्राइस मतलब टी का प्राइस को देख रहे हैं तो हम लोग डिमांड फॉर कॉफी चेक करेंगे। अगर हम कॉफी के प्राइस को चेक कर रहे हैं तो उसके साथ हम डिमांड फॉर टी देखेंगे। तो हम लोग हमेशा रिलेटेड कॉमोडिटी में, सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड कॉमोडिटी के केस में हम लोग क्रॉस रिलेशन चेक करते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट सब्सटीट्यूट तो हो गया हमारा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जब किसी दो कॉमोडिटी को हमें एक साथ यूज करना होता है तब हम उसे कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। जैसे टी एंड बिस्किट, चाय और बिस्किट आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। पेन एंड पेपर आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। बताओ इसमें क्या रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। एक का प्राइस इंक्रीज होता है तो दूसरे का डिमांड। कोई समझा सकता है क्यों होता है, कैसे, क्या प्रोसेस है? अगर मान लो पेन का प्राइस इंक्रीज होगा तो इंक के डिमांड में क्या इंपैक्ट आएगा और कैसे आएगा? पेन का प्राइस अगर इंक्रीज हो गया या प्रिंटर का प्राइस इंक्रीज हो गया तो उसके इंक, प्रिंटर में जो इंक लगता है उसके डिमांड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्योंकि दोनों चाहिए, दोनों तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, क्योंकि दोनों चाहिए, हमें प्रिंटर चाहिए तो इंक भी चाहिए, है ना। तो दोनों में क्या, किस तरीके से रिलेशन निकला? इनवर्स। मान लो प्रिंटर का प्राइस इंक्रीज हुआ, तो जब प्रिंटर का प्राइस इंक्रीज होगा तो प्रिंटर का डिमांड क्या हो जाएगा? डिक्रीज। लोग प्रिंटर नहीं खरीदेंगे, जब लोग प्रिंटर नहीं खरीदेंगे तो लोग इंक भी नहीं खरीदेंगे, तो इंक का डिमांड भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम हमेशा एक का डिमांड दूसरे का प्राइस चेक करेंगे। तो प्रिंटर का प्राइस इंक्रीज हुआ तो इंक का डिमांड कम हो गया, इस वजह से दोनों के बीच में क्या है? इनवर्स रिलेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिलेटेड कॉमोडिटी। तीसरा क्या था? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम के अंदर दो प्रकार का कॉमोडिटीज हम लोग पढ़े थे, एक था नॉर्मल गुड्स और दूसरा था इंफीरियर गुड्स। क्या होता है नॉर्मल गुड्स? गुड क्वालिटी। अच्छा, कोई एक एग्जांपल दे सकते हो गुड क्वालिटी एंड इंफीरियर का? कोई ऐसा कॉमोडिटी जो हमेशा इंफीरियर होता है? अच्छा, बासमती राइस है अच्छे क्वालिटी का, और मतलब मान लो 5 रुपए या 2 रुपए जो भी राइस आता है वो है लो क्वालिटी, अगर हम आपस में दोनों को कंपेयर करें तो। लेकिन क्या
₹2 वाला जो राइस है वो सभी के लिए इंफीरियर है? हो सकता है वो किसी के लिए सुपीरियर हो। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि कोई एक कॉमोडिटी हमेशा इंफीरियर होता है। हमारे लिए कोई कॉमोडिटी सुपीरियर हो सकता है, कोई इंफीरियर हो सकता है। तुम्हारे लिए कोई और कॉमोडिटी सुपीरियर हो सकता है, कोई और कॉमोडिटी इंफीरियर। जो हमारे लिए इंफीरियर है हो सकता है वो किसी के लिए सुपीरियर हो, जो हमारे लिए सुपीरियर है हो सकता है वो किसी और के लिए इंफीरियर हो। ऐसा हो सकता है ना। तो इंफीरियर और नॉर्मल गुड्स जो होता है, जिसको हम नॉर्मल गुड्स बोलते हैं, सुपीरियर नॉर्मली नहीं बोलते हैं, नॉर्मल गुड्स बोलते हैं। तो इंफीरियर गुड्स या नॉर्मल गुड्स का कोई ऐसा फिक्स एग्जाम्पल नहीं है कि ये कॉमोडिटी हमेशा इंफीरियर होगा, ये कॉमोडिटी हमेशा नॉर्मल होगा, क्योंकि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। पर्सन टू पर्सन कोई कॉमोडिटी नॉर्मल हो सकता है, कोई कॉमोडिटी इंफीरियर हो सकता है। हमारे लिए जो कॉमोडिटी नॉर्मल है हो सकता है जो रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया है उसके लिए वो इंफीरियर हो, है ना। हमारे लिए जो चीज इंफीरियर है हो सकता है किसी के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन है शायद उनके लिए वो कॉमोडिटी नॉर्मल कॉमोडिटी हो। ठीक है, तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा अब बताओ नॉर्मल कॉमोडिटी के केस में क्या होगा, इनकम और गुड्स का क्या रिलेशन होगा? डायरेक्ट रिलेशन होगा। इनकम बढ़ेगा तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ेगा, इनकम कम होगा तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड कम हो जाएगा। इंफीरियर के केस में क्या होगा? इनवर्स होगा। इनकम अगर इनकम कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा। क्यों ऐसा होता है इंफीरियर गुड्स में? क्योंकि लोग उसको मजबूरी में कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। कोई अपने मर्जी से कंज्यूम नहीं कर रहा है, हर कोई उसको मजबूरी में। और जब वो मजबूरी खत्म हो जाएगा, मजबूरी क्या? इनकम कम है। जब वो मजबूरी खत्म हो गया, इनकम इंक्रीज हो गया, तो लोग उस कॉमोडिटी को कंज्यूम करना बंद कर देंगे, उसके जगह कोई नॉर्मल कॉमोडिटी को कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये 3 पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट क्या था? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जो भी कॉमोडिटी अभी ट्रेंड पर है, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है, उसका डिमांड इंक्रीज होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 5। अब आसान आसान पॉइंट है। पॉइंट 5 बताओ, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। अगर तुम्हें लगता है फ्यूचर में किसी कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होने वाला है तो आज उसका डिमांड क्या होगा? आज उसका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। और अगर तुम्हें लगता है फ्यूचर में किसी कॉमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होने वाला है तो आज उसका प्राइस क्या हो, आज उसका डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा। लोग आज खरीदेंगे नहीं, वेट करेंगे ताकि फ्यूचर में जब प्राइस कम हो तब खरीदे। क्या आज प्राइस चेंज हुआ था? नहीं। हमें लग रहा है कि फ्यूचर में चेंज होगा, आज कोई भी प्राइस चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर? आगे चलें। तो ये तो 5 पॉइंट था हमारा इंडिविजुअल डिमांड का। मार्केट डिमांड में 3 पॉइंट और एक्स्ट्रा था। मार्केट डिमांड में टोटल 8 पॉइंट है, जो 5 हम इंडिविजुअल का पढ़े वो प्लस मार्केट का 3, 8। इंडिविजुअल में सिर्फ 5 पॉइंट है, मार्केट में टोटल 8 पॉइंट है। डबल रिपीटेशन होगा बोल के दिया नहीं है, वरना 5 पॉइंट कॉपी पेस्ट करना है नीचे मार्केट डिमांड के केस में। ठीक है, बताओ छठवां पॉइंट मार्केट डिमांड का क्या होगा? साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। साइज एंड कॉम्पोजिशन का मतलब जिस एरिया में ज्यादा लोग होंगे, जहां पे पॉपुलेशन का साइज ज्यादा होगा, वहां पर डिमांड ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। और कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी हमारा डिमांड डिपेंड करता है। अगर बूढ़े लोग ज्यादा हैं तो उनके उनके कॉमोडिटीज ज्यादा बिकेगा, व्हील चेयर हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, ये सारे चीज ज्यादा बिकेगा। बच्चे ज्यादा हैं तो उनका कॉमोडिटी अलग ज्यादा बिकेगा। यंगस्टर हैं तो स्कूल एरिया है तो स्टूडेंट्स का प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। तो डिपेंड करता है कि कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन कैसा है एक पर्टिकुलर एरिया में। जिस एरिया में जिस प्रकार का कॉम्पोजिशन होगा उस एरिया में हमें उस हिसाब से डिमांड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सीजन एंड वेदर। जिस चीज का सीजन होगा, जिस चीज का वेदर होगा, उसका डिमांड इंक्रीज होगा ही इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस। प्राइस चाहे कुछ भी हो, प्राइस इंक्रीज हो प्राइस डिक्रीज हो, डिमांड इंक्रीज हो। अभी रेनी सीजन चल रहा है, अम्ब्रेला का डिमांड चाहे 100 रुपए का अम्ब्रेला अभी 200 में क्यों ना बिके, फिर भी उसका डिमांड होगा मार्केट में। नॉर्मली लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा बिकॉज सीजन एंड वेदर है अभी। ठीक है, और आखिरी था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बताओ क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या होगा, अनइक्वल होगा तो क्या होगा? इक्वल अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हर कोई अफोर्ड कर पाएगा, हर कोई अफोर्ड कर पाएगा तो हर कोई प्रोडक्ट को खरीद पाएगा, खरीदेगा तो डिमांड ज्यादा होगा। और अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत ज्यादा रिच लोग हैं और बहुत ज्यादा पुअर लोग हैं, तो उस केस में डिमांड कम होगा। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े थे? डिमांड फंक्शन। क्या होता है डिमांड फंक्शन? उसके अंदर 2 पढ़े थे, कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन पढ़े थे और एक मार्केट डिमांड फंक्शन पढ़े थे। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होता है?
5 फैक्टर्स को लेकर हम एक फंक्शन बनाए हैं। डिमांड डिपेंड करता है इन पांचों फैक्टर्स के ऊपर। अगर इन पांचों फैक्टर्स में से कोई भी फैक्टर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है डिमांड के ऊपर, ठीक है। और मार्केट डिमांड में 8 फैक्टर को ले लेना है, ठीक है। उसके बाद फंक्शन ऑफ डिमांड के बाद नेक्स्ट क्या पढ़े थे, डिमांड शेड्यूल। क्या होता है डिमांड शेड्यूल? बेसिकली एक टेबल होता है, इसमें भी दो वैरायटी है, एक इंडिविजुअल और एक मार्केट। इंडिविजुअल डिमांड जो शेड्यूल होता है, जो टेबल होता है, उसमें हम लोग क्या शो करते हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी शो करते हैं, किस प्राइस पर कितना क्वांटिटी डिमांड होगा, ठीक है। ये इंडिविजुअल के केस में। मार्केट के केस में क्या करेंगे, वही प्राइस एंड क्वांटिटी होगा, लेकिन क्वांटिटी अब की बार जो होगा वो टोटल क्वांटिटी होगा सभी का मिलाकर, ठीक है। तो नॉर्मली वही सेम कॉन्सेप्ट है, जो इंडिविजुअल डिमांड था वही इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है, वही इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, और वही इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, ठीक है। इसके बाद इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। नेक्स्ट हम लोग डिमांड कर्व के बारे में पढ़ेंगे। डिमांड कर्व में भी दो वैरायटी था, एक इंडिविजुअल था और एक मार्केट था, ठीक है। यहां तक हम पढ़े थे पिछले क्लास में, ठीक है। तो अभी तक हम इसको रिवाइज कर रहे थे फटाफट से। अब आगे चलते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर, इसको बाद में पढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। आते हैं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कैसे निकलता है, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। क्या स्लोप हम पहले कभी निकाले हैं? कौन से चैप्टर में निकाले? चैप्टर 2 में निकाले थे, जब हम लोग बजट लाइन पढ़ रहे थे, याद है, स्लोप ऑफ बजट लाइन, यूनिट सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट गेन, वही था। उसके पहले निकाले थे एमआरटी और एमआरएस के केस में भी, यूनिट सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय, ये भी वही है। अब की बार यूनिट नहीं लिखा हुआ है, जस्ट बिकॉज अब की बार एक्स एक्सिस में क्वांटिटी, एक्स में क्वांटिटी है ना, एक्स में क्वांटिटी और वाई में प्राइस है। अगर दोनों में क्वांटिटी होता तो एक सेक्रीफाइस हो रहा है, एक गेन हो रहा है। एक अब की बार एक में प्राइस है और दूसरा में क्वांटिटी है, इसीलिए उसी तरीके से लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। एक माइनस में होगा, एक प्लस में होगा, जो सैक्रिफाइस होता है वो माइनस में होगा, जो गेन होता है वो प्लस में होगा। हमेशा दोनों में से कोई एक माइनस में आएगा, कोई एक प्लस में आएगा, ठीक है। इसी तरीके से स्लोप निकलता है। स्लोप निकालने का एक ही यूनिवर्सल तरीका है, यूनिट सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट गेन, ठीक है। वही डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू, ठीक है, जो कि हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, ठीक है। यहां पर उसी को नाम दिया गया है चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। चलो अब दो छोटा छोटा पॉइंट। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग? कोई भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होता है? जब इनवर्स रिलेशन होता है। और प्राइस और क्वांटिटी का कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। स्टार्टिंग से पढ़े हम लोग, जब भी प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिक्रीज होता है, जब भी प्राइस डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी इंक्रीज होता है। तो हमको पता है कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन है। जब उनके बीच में इनवर्स रिलेशन है तो डायग्राम कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा। तो इसीलिए डिमांड कर्व हमेशा क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है, या फिर इसको हम बोलेंगे इनवर्स रिलेशन। ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी कर्व कितना फ्लैट होगा या स्टिप होगा वो डिपेंड करता है उसके स्लोप के ऊपर, ठीक है। अगर तुम मैथ्स पढ़े हो क्लास 9th में, उम्मीद है थोड़ा मोड़ा पढ़े होगे, वहां पर स्लोप निकालना सीखे होगे किसी भी स्ट्रेट लाइन का, सब सीखे हो, कैसे नहीं सीखे? अब भूल गए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, छोड़ो, नहीं सीखे हुआ, अब सीखते हैं। स्लोप, कोई भी कर्व कब फ्लैट होगा कब स्टिप होगा वो डिपेंड करता है उसके स्लोप के ऊपर में, ठीक है। स्लोप बेसिकली क्या होता है, देखो, ये एक फ्लैट कर्व है और ये एक स्टिप कर्व। स्टिप कर्व मतलब समझे, ये है एक स्टिप कर्व और ये एक है फ्लैट कर्व, देखकर ही पता चल रहा है, ठीक है। तो फ्लैटनेस और स्टिपनेस डिपेंड करता है स्लोप के ऊपर, ठीक है। तो स्लोप के अकॉर्डिंग कोई भी कर्व कितना फ्लैट होगा कितना स्टिप होगा उससे पता चलता है, ठीक है। स्लोप निकालना तुम्हें ऑलरेडी आता है, परसेंट चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। इससे हमें पता चल जाएगा कोई भी कर्व कितना फ्लैट होने वाला है और कितना स्टिप होने वाला है। नॉर्मली जो क्वेश्चन में रहता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है, दो कर्व दिया होगा ए एंड बी,
कौन सा ज्यादा फ्लैट है, कौन सा ज्यादा स्टेप है? ए ज्यादा फ्लैट है, बी ज्यादा स्टेप है। ठीक है, तो ए का अभी हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे वहां पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम कर्व के शेप एंड साइज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा समझ लो, अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टीपनेस, फ्लैटनेस, ये सारा हम चैप्टर नंबर 4 में इलास्टिसिटी में डिटेल में पढ़ने वाले हैं पूरा। ठीक है, तो अभी के लिए बस थोड़ा सा जान लो कि ये जो स्टीपनेस या फ्लैटनेस है ये पता चलता है स्लोप से। पहले हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे, स्लोप को ही हम इलास्टिसिटी बोलते हैं, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर ही है, चैप्टर का नाम ही है हमारा चैप्टर नंबर 4 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, वहां पर हम इस स्लोप के बारे में पूरा डिटेल में एक चैप्टर पढ़ने वाले। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, इसमें इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, हम स्लोप जब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर में, तब हम लोग दिमाग लगाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस और क्वांटिटी के बीच में हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, जब भी प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी कम हो जाता है, जब भी प्राइस डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाता है। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स का मतलब हम टोटल 8 फैक्टर्स पढ़े थे, है ना, अभी अभी पढ़े थे 8 फैक्टर्स, 5 ठो इंडिविजुअल में और 3 ठो नया वाला मार्केट में, टोटल 8 फैक्टर्स पढ़े। उसमें सबसे पहला फैक्टर क्या था? प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। एक बार खोलो तो प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी को देखो, उसका पहला लाइन पढ़ो तो क्या लिखा है? पहला लाइन पढ़ो प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी में, पहला लाइन में क्या लिखा हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस उतना ही चाहिए था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 8 फैक्टर्स में से एक फैक्टर में ही सिर्फ लिखा है कि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, बाकी 7 फैक्टर्स में नहीं लिखा है, सिर्फ एक ही फैक्टर में लिखा है जो कि पहला फैक्टर था प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, क्यों? बिकॉज उसकी उसी के ऊपर हमारा पूरा लॉ ऑफ डिमांड बना है, सिर्फ वो एक फैक्टर के ऊपर। बाकी 7 फैक्टर हम पढ़ लिए, हमें समझ में आ गया कि उसके बेसिस पर डिमांड कब इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा। अब हम आगे जो डिटेल में पढ़ेंगे वो सिर्फ एक फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, प्राइस के बारे में। पूरा चैप्टर 3 और चैप्टर 4 सिर्फ एक ही फैक्टर को लेकर बना है, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। ठीक है, बाकी 7 फैक्टर्स के बारे में हम आगे और कभी भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जितना पढ़ना था वो हम ऑलरेडी पढ़ लिए। ठीक है, तो हमें बाकी के 7 फैक्टर्स को क्या रखना है यहां पर? कांस्टेंट, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। कौन सा अदर फैक्टर है ये? रिमेनिंग 7 फैक्टर्स, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, income of the consumer, taste and preference, expectation of change in price in future, season and weather, उसके बाद साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये सभी फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। सिर्फ चेंज कौन होगा? प्राइस, क्योंकि जब एक साथ अगर कोई 2 फैक्टर इंक्रीज हो, ये चेंज हो गया, तो हो सकता है डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड काम ना करे। लॉ ऑफ डिमांड हमेशा बोलता है कि जब भी प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड कम होना चाहिए, जब भी प्राइस कम होगा डिमांड इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर 2 फैक्टर को हम चेंज कर दें, मान लो प्राइस इंक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीज की वजह से क्या होगा? प्राइस इंक्रीज हुआ, डिमांड कम होना चाहिए। उसी टाइम जब प्राइस इंक्रीज हुआ था मेरा इनकम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो इनकम इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से डिमांड क्या होगा? बढ़ना चाहिए। तो नेट इफेक्ट में आया, इंक्रीज हो गया, नेट इफेक्ट में डिमांड इंक्रीज हो गया, तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। तो लॉ ऑफ डिमांड हमेशा क्या बोलता है? हम बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखेंगे, बाकी फैक्टर्स चेंज नहीं होगा ऐसा हम मानकर चलेंगे, अज्यूम करेंगे, सिर्फ एक ही फैक्टर चेंज होगा, वो है प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। ठीक है, चलो तो पढ़ो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन होगा। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना है। कौन से फैक्टर्स को कांस्टेंट रखेंगे? बाकी के 7 फैक्टर्स को कांस्टेंट रखेंगे। वही चीज हमारा अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है, वही चीज हमारा लॉ ऑफ डिमांड का अजम्पशन है। यहां पर 4-5 फैक्टर दिया हुआ है, तुम सातों फैक्टर अगर तुम्हें याद है तो सातों फैक्टर का नाम लिखकर उसके बाद रिमेन्स कांस्टेंट लगा देना, सातों फैक्टर लिख देना और उसके बाद में रिमेन्स कांस्टेंट लगा देना। प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस नो चेंज या रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसे लगा देना, सातों फैक्टर लिख देना। ठीक है, तो अजम्पशन तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। सबसे पहला इनवर्स रिलेशन, ये तो तुम्हें पता है। लॉ ऑफ डिमांड सबसे पहला चीज हमें क्या सिखाता है? प्राइस और क्वांटिटी के बीच में
इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। इट स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इट सिंपली अफर्म्स दैट इंक्रीज इन प्राइस विल ट्रेंड टू रिड्यूस द क्वांटिटी डिमांड एंड फॉल इन प्राइस विल लीड टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। जब भी प्राइस इंक्रीज होगा क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगा, जब भी प्राइस रिड्यूस होगा क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, यहां से 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 2, क्वालिटेटिव बट नॉट क्वांटिटेटिव। इसका मतलब क्वालिटेटिव बट नॉट क्वांटिटेटिव। लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव है लेकिन क्वांटिटेटिव नहीं है। इसका मतलब तुम्हें यह तो बता दिया कि जब भी प्राइस इंक्रीज होगा क्वांटिटी रिड्यूस होगा। कितना रिड्यूस होगा, क्या फिक्स है कुछ? प्राइस मान लो पहले 10 रुपए था, 100 यूनिट बिकता था, 1000 यूनिट बिकता था, दिन में चाय बेचते थे हम, 10 रुपए का चाय था, 1000 यूनिट बेच लेते थे, ठीक है। अगर मैं प्राइस को इंक्रीज कर दूं 15 रुपए, 10 से 15 कर दिया, 5 रुपए इंक्रीज कर दिया, तो क्वांटिटी कम होगा, ये मुझे पता है। एज पर लॉ ऑफ डिमांड क्वांटिटी कम होगा। कितना कम होगा? 1900 होगा, 800 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, कितना होगा? क्या कोई फिक्स है ऐसा कुछ? ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। तो लॉ ऑफ डिमांड हमें बस डायरेक्शन बताता है कि डिमांड कौन से डायरेक्शन में जाएगा, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। कितना नीचे जाएगा या कितना ऊपर जाएगा वो हमें नहीं बताता। क्लियर है बात? इसी को बोला गया क्वालिटेटिव बट नॉट क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव है, तुम्हें ये तो बता देगा कौन से डायरेक्शन पर जाएगा, डिमांड नीचे की साइड जाएगा या ऊपर की साइड जाएगा, ये हमें लॉ ऑफ डिमांड क्लियरली स्टेट करके दिया है। लेकिन कितना नीचे जाएगा या कितना ऊपर जाएगा वो नहीं पता। तो 1000 यूनिट से 950 यूनिट होगा या 100 यूनिट में आ जाएंगे वो नहीं पता, बस ये पता है कि 1000 से कम होगा, ठीक है। क्लियर है बात? ठीक है, क्वालिटेटिव बट नॉट क्वांटिटेटिव। इट मेक्स अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट ओनली। It indicates the direction of change in the amount demanded and does not indicate the magnitude of change. कितना चेंज होगा, कितना चेंज होगा वो नहीं पता, सिर्फ हमें डायरेक्शन पता है, डायरेक्शन ऑफ चेंज, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, हमें ये पता है। प्राइस अगर रिड्यूस हुआ है तो डिमांड इंक्रीज होगा, प्राइस अगर इंक्रीज हुआ है तो डिमांड रिड्यूस होगा, इतना हमें पता है। लेकिन ये नहीं पता कि प्राइस कितना चेंज होगा तो डिमांड कितना चेंज होगा। प्राइस अगर मान लो 10 रुपए से 15 रुपए हुआ, मतलब 50% इंक्रीज हुआ, तो डिमांड क्या 50% से कम होगा या 40% से कम होगा, 20 से होगा, कितना से होगा, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। कोई ऐसा फिक्स रेशियो भी नहीं है कि प्राइस अगर 50% से कम हुआ है तो डिमांड भी 50% से ही बढ़ेगा, या प्राइस अगर 50% से बढ़ा है तो डिमांड भी 50% से ही कम होगा। या ऐसा भी नहीं है कि इस बार मान लो आज प्राइस तुम बढ़ाए 10 से 15 रुपए की, 10 रुपए से प्राइस को इंक्रीज करके 15 कर दी, तो क्वांटिटी 1000 से 500 हो गया, तो अगली बार भी होगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। आज की है, आज ये हुआ, नेक्स्ट टाइम फिर अगर 50% से प्राइस इंक्रीज करते हो तो फिर से सेम होगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। मिस्टर ए किया तो ये हुआ, मिस्टर बी करेगा तो शायद उसका रेशियो कुछ और आएगा। तो पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, हर चीज में ये चेंज होता रहता है। तो ऐसा कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि प्राइस अगर 50% से इंक्रीज हुआ तो डिमांड 50% से डिक्रीज होगा, ये तो पहला रेशियो फिक्स नहीं है। प्लस इस बार अगर हुआ है तो अगली बार भी सेम होगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। मेरे लिए अगर हुआ है तो तुम्हारे लिए भी सेम होगा, ये भी, इसका भी कोई गारंटी नहीं। क्लियर है बात? ठीक है, तो देयर इज नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। दोनों पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 2 और 3 एक जैसा लगेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है 2 और 3 में, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है? इट डज नॉट एस्टैब्लिश एनी प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन प्राइस एंड रिजल्टेंट चेंज इन डिमांड। इफ द प्राइस राइजेस बाय 10%, क्वांटिटी डिमांड में फॉल बाय एनी प्रोपोर्शन। कोई भी प्रोपोर्शन से वो चेंज हो सकता है, आज किसी और प्रोपोर्शन से हो सकता है, कल किसी और प्रोपोर्शन से हो सकता है, मेरे लिए किसी और रेशियो से चेंज हो सकता है, तुम्हारे लिए किसी और रेशियो से चेंज हो सकता है, ठीक है। आखिरी, वन साइडेड। क्या है वन साइडेड? एक तरफा। कौन बोला? चलो ठीक है, हाँ, एक्चुअल में मीनिंग वही है। देखो, प्राइस एंड क्वांटिटी,
हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा ये पॉइंट तुम लोगों को। प्राइस और क्वांटिटी पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। हम अभी तक जितना भी बात किए, हर बार हम पहले किसको चेंज करते थे, पहले प्राइस को चेंज किए। प्राइस बढ़ेगा या प्राइस कम होगा तो उसका इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा, क्वांटिटी के ऊपर आएगा। क्या हम आज तक कभी भी ऐसा बात किए कि पहले मान लो क्वांटिटी इंक्रीज हो गया तो उसका इंपैक्ट प्राइस पर क्या आएगा, हम ये कभी नहीं पढ़ते। हम प्राइस टू डिमांड ये पढ़ते हैं, हम कभी भी डिमांड टू प्राइस ये नहीं पढ़ते। बात समझ में आया? तो हम वन साइडेड पढ़ाई करते हैं, प्राइस पहले चेंज होगा, पहले जो इंपैक्ट आएगा वो प्राइस पर आना चाहिए, सेकेंड इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा, डिमांड पर आएगा। क्योंकि प्राइस जब बढ़ेगा तो उसके वजह से डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो उसके वजह से डिमांड बढ़ेगा। लेकिन ऑपोजिट करके देखते हैं, मान लो किसी रीजन से तुम्हारे कॉमोडिटी का डिमांड इंक्रीज हो गया, अचानक से तुम्हारा कॉमोडिटी बिकना शुरू हो गया, डिमांड इंक्रीज हो गया, तो उसका प्राइस तुम क्या करोगे, कम होने की जगह क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। एज पर लॉ ऑफ डिमांड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन होगा क्या, बढ़ेगा। तो अगर पहले डिमांड में चेंज आता है तो ये रिलेशन बदल जाता है। अगर डिमांड में पहला इंपैक्ट आया तो डिमांड बढ़ गया तो प्राइस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सोच लो तुम्हारा दुकान में डेली 100 यूनिट बिकता था, अचानक से डिमांड कम हो गया, 50 यूनिट्स हो गया, तो प्राइस क्या करोगे, तुम डिस्काउंट लगाओगे ज्यादा बेचने के लिए। तो डिमांड कम होने पर प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अदरवाइज नहीं तो प्राइस कम होने पर डिमांड क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि पहला इंपैक्ट किसके ऊपर आया है, डिमांड के ऊपर आया है। क्वांटिटी पर अगर पहला इंपैक्ट आया, डिमांड पर अगर पहला इंपैक्ट आया तो फिर प्राइस पर सेम इंपैक्ट आएगा। अगर डिमांड बढ़ा है तो प्राइस भी बढ़ जाएगा, डिमांड कम हुआ है तो प्राइस भी कम हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर पहला इंपैक्ट प्राइस पर आया है तो डिमांड पर दूसरा ऑपोजिट इंपैक्ट आएगा। प्राइस अगर बढ़ा है तो डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस अगर कम हुआ है तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कोविड के टाइम पर हुआ, अचानक से मेडिसिन का शॉर्टेज हो गया, ठीक है, तो मेडिसिन का प्राइस क्या हुआ, मेडिसिन का डिमांड बढ़ गया, हॉस्पिटल बेड्स का डिमांड बढ़ गया, ठीक है, मास्क का, सैनिटाइजर का डिमांड बढ़ गया, तो उसका प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज हो गया प्राइस, है ना। वरना क्या होना चाहिए था, कम हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि पहला इंपैक्ट किसके ऊपर आया, डिमांड पर। और पहला इंपैक्ट अगर प्राइस पर आता तो डिमांड कम हो जाता, इनवर्स हो जाता, ठीक है। तो हम पूरे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ प्राइस टू डिमांड रेशियो पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में ये है ही नहीं, डिमांड टू प्राइस रिलेशन हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। हम जो पढ़ेंगे पूरे सिलेबस में वो सिर्फ प्राइस टू डिमांड रेशियो पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक है। और लॉ ऑफ डिमांड भी हमें किसके बारे में पढ़ाता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस टू डिमांड के बारे में पढ़ाता है। लॉ ऑफ डिमांड कहीं पर भी हमें डिमांड टू प्राइस रिलेशन नहीं पढ़ाता, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 4, वन साइडेड। Law of demand is one-sided at it only explains the effect of change in price on quantity demand. प्राइस के वजह से क्वांटिटी पर क्या इंपैक्ट आएगा वो हमें बताता है। इट स्टेट्स नथिंग अबाउट इफेक्ट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्वांटिटी का क्या इंपैक्ट प्राइस पर आएगा वो हमें लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता। क्लियर है? चारों पॉइंट, क्या क्या 4 पॉइंट पढ़े? पहला तो इनवर्स रिलेशन, दूसरा क्वालिटेटिव बट नॉट क्वांटिटेटिव। इसका मतलब क्या होता है, हमें यह पता है कि प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी कम होगा, लेकिन कितना कम होगा वो नहीं पता, ठीक है। हमें क्वांटिटी स्पेसिफाइड नहीं है, कितना परसेंट से कम होगा, कितना परसेंट से बढ़ेगा वो नहीं पता, बस डायरेक्शन पता है। तीसरा पॉइंट, कोई फिक्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप भी नहीं है, ठीक है। और आखिरी है वन साइडेड, ठीक है। प्राइस टू डिमांड रेशियो हम पढ़ते हैं, डिमांड टू प्राइस हम लोग नहीं पढ़ते, ठीक है। आ जाओ, डेरिवेशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, कट कर देना, कोई भी डेरिवेशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड नॉट इन आवर सिलेबस। ठीक है, यहां तक कोई भी डेरिवेशन, पूरा इकोनॉमिक्स में कोई भी डेरिवेशन का कभी भी मत पढ़ना। फाइनल लॉ पढ़ेंगे हम लोग, डेरिवेशन हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो चलो आगे। अच्छा, इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है, बस मुझे ये 2 पॉइंट बताना। ये चैप्टर 1 2 जो लोग पढ़े उनके लिए। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज मोर देन प्राइस, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस। बताओ डिमांड क्या होगा,
जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज्यादा है तो हम कॉमोडिटी खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? खरीदेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि एमयू अगर ज्यादा है प्राइस से तो हमें बेनिफिट हो रहा है, हमें बेनिफिट हो रहा है तो हम ज्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे, तो डिमांड उस केस में इंक्रीज होगा। दूसरा, व्हेन एमयू इज लेस देन प्राइस, हम खरीदना बंद कर देंगे, तो वहां पर डिक्रीज होगा। ठीक है, चलो छोड़ देते हैं इसको, ये हमारे काम का नहीं है, आगे चलते हैं। रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। अब तुम बताओ, जब भी प्राइस इंक्रीज होता है डिमांड कम होता है, ये तो कॉमन सेंस वाला बात है। ठीक है, जब भी प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होता है, ये तो कॉमन सेंस वाला बात है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? लॉ ऑफ डिमांड, तो उसके पीछे कोई तो रीजन होगा, क्यों होता है ऐसा? ऐसा क्या चेंजेस आता है? अब हमको पता है बॉल को फेंकेंगे तो वो नीचे गिरेगा, है ना, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ तो है ना। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है हो रहा है, वरना ये कॉमन सेंस था, फेंकेंगे तो नीचे ही गिरेगा, है ना। लेकिन उसके पीछे क्या है? रीजन क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। वैसे ही हमें पता है प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिक्रीज होगा, ये कॉमन सेंस है। लेकिन इसके ये ऐसा क्यों होता है? जब भी कोई कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो मार्केट में बहुत सारा चेंजेस आता है। क्या क्या चेंजेस है उसमें से? पहला तो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये तुम पढ़े हुए हो, अब इसका एक्चुअल मीनिंग समझोगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? ये कहां से होता है? तो MRS-MRT का डेफिनेशन बता। हाँ, जैसे जैसे हम किसी कॉमोडिटी को कंज्यूम करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इक्विलिब्रियम कब आता है? मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो जाता है। ये सब चैप्टर 1-2 वालों का है। ठीक है, देखो अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, तुम बताना। कॉमोडिटी का प्राइस है 10 रुपए, ठीक है, यूनिट्स मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल नहीं लिखते तो, हाँ चलो मार्जिनल ही लिख देते हैं। पहला यूनिट कंज्यूम किया, मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिला? सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया, मार्जिनल यूटिलिटी। तीसरा यूनिट कंज्यूम किया, मार्जिनल यूटिलिटी। चौथा यूनिट कंज्यूम किया, मार्जिनल यूटिलिटी। पांचवा यूनिट कंज्यूम किया, मान लेते हैं 0, छठवा में। चलो अब देखो, एज पर दिस एग्जांपल मैं, मेरा इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा, मैं कहां पर स्टॉप करूंगा? 0.4 में। 0.4 में क्या हो रहा है? एमयू इक्वल्स टू प्राइस। तो मैं जब कॉमोडिटी का प्राइस 10 रुपए था तो मैं कितना यूनिट कंज्यूम कर रहा था? 4 यूनिट। ठीक है, अगर कॉमोडिटी का प्राइस 10 रुपए से इंक्रीज होकर 50 रुपए हो जाए तो मैं कितना कंज्यूम करूंगा? 3। तो क्यों मैं 3 कंज्यूम किया? अच्छा, प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड कम हो गया। क्यों कम हुआ डिमांड? बिकॉज मेरा जो इक्विलिब्रियम है वो पहले अचीव हो गया। जो इक्विलिब्रियम मुझे 4th यूनिट पर होना चाहिए था वो मुझे अब 3 यूनिट पर मिल गया। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के वजह से जब भी किसी कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसका डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इस केस में देख लो, जैसे पहले तो 10 रुपए था, मैं 4 यूनिट कंज्यूम कर रहा था, 10 रुपए में 4 यूनिट खरीदता था, आराम से कंज्यूम करता था। लेकिन जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ तो मैं अब कहां स्टॉप कर रहा हूं? मैं 3rd यूनिट पर स्टॉप कर रहा हूं, तो डिमांड 1 यूनिट से कम हो गया। तो प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड 1 यूनिट से कम हो गया। इसका रीजन क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन तो हो गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, पढ़ो। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit go down decreasing। ये तो डेफिनेशन है उसका। So demand for a commodity depends on its utility. If the consumer gets more satisfaction, he will pay more. अगर लेस सेटिस्फैक्शन है तो वो लेस पे करेगा। तो इसीलिए जब प्राइस 10 रुपए से 50 रुपए हो गया तो हम लोग 3rd यूनिट पर ही स्टॉप हो गए। तो हमारा डिमांड जो 4 यूनिट होना चाहिए था वो 1 यूनिट से कम हो गया। क्यों कम हो गया? जस्ट बिकॉज प्राइस इंक्रीज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक के बदले में दूसरे। तो जब हम लोग एग्जांपल लेते, याद करो, एक चाय वाला था जो टी एंड कॉफी दोनों बेचता था। जब 10-10 रुपए था, टी का प्राइस
चलो फिर से बना लेते हैं। ये टी एंड कॉफी दोनों बेचता है। टी का प्राइस है 10, कॉफी का प्राइस है 10। ठीक है, अगर टी का प्राइस को इंक्रीज कर दे, 10 रुपए से इंक्रीज करके वो 15 रुपए, अच्छा क्वांटिटी भी लिख लेते हैं, क्वांटिटी है दिन का 1000 यूनिट और दिन का 500 यूनिट। ठीक है, अगर प्राइस को इंक्रीज कर दें, टी का प्राइस सिर्फ, उसके लगा उसका टी बहुत फेमस है और वो क्या किया, प्राइस को इंक्रीज कर दिया। तो जैसे ही वो टी का प्राइस को 10 रुपए से 15 रुपए किया, तो बहुत सारे लोग कहां चले गए, कॉफी पीने चले गए। इसी को बोलते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। जब किसी कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो बहुत सारे लोग अपने आप को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं किसी और कॉमोडिटी से। तो जो लोग टी पीते थे पहले, अब वो लोग उसको सब्सटीट्यूट करके किसको ले आए, कॉफी को ले आए। इस वजह से टी का डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो जब भी किसी कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो वहां पर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट काम करता है। सब लोग, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, किसी और कॉमोडिटी में अपने आप को सब्सटीट्यूट कर लेंगे, ताकि सेम प्राइस वाले कॉमोडिटी में वो लोग सब्सटीट्यूट कर लेंगे, जिससे कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो कम हो जाएगा। तो मान लो इसमें से 500 लोग माइनस होकर किधर चले गए, इधर कितने हो गए, अब इधर कितने बचे, 500। प्राइस 10 की जगह कितना हो गया था, 15। ठीक है, तो 500 लोग अपने आप को टी के जगह में कॉफी में सब्सटीट्यूट कर लिए, इसीलिए टी का डिमांड क्या हो गया, 1000 यूनिट से 500 यूनिट्स पर आ गया। क्लियर है। तो दूसरा रीजन है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। जब भी किसी कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो लोग उस कॉमोडिटी को किसी और कॉमोडिटी के साथ सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। अगर किसी कॉमोडिटी का सब्सटीट्यूट नहीं हुआ तो, ये तो टी एंड कॉफी था, इसका सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, टी का सब्सटीट्यूट कॉफी, कॉफी का सब्सटीट्यूट टी। अगर किसी केस में कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल ही नहीं है, मान लो कोविड वैक्सीन, क्या इसका कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं, तो क्या करोगे, अब लेना पड़ेगा अब उस केस में। ठीक है, तो अगर कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है तो उस केस में प्राइस चाहे कितना भी बढ़े, डिमांड कांस्टेंट रहता है। ठीक है, डिमांड एज इट इज रहता है। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर, अच्छा पहले इसको रीड कर लेते हैं, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। व्हेन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी फॉल्स, इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर एज कंपेयर टू इट्स सब्सटीट्यूट। अगर टी का प्राइस को फॉल कर दे, कम कर दे, तो बहुत सारे कॉफी वाले किधर आ जाएंगे, टी में आ जाएंगे। दोनों का प्राइस 10-10 था, 1000 लोग चाय पीते थे, 500 लोग कॉफी पीते थे। अब मैं कॉफी का, टी का प्राइस को इंक्रीज नहीं करके टी का प्राइस को डिक्रीज कर दिया, 10 रुपए से 5 रुपए कर दिया। तो जो लोग कॉफी पीते थे उनको अब क्या दिखाई देगा, चाय सस्ता है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे, बहुत सारे लोग उसमें से चाय में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। तो प्राइस कम हुआ तो डिमांड टी का इंक्रीज हो गया, और प्राइस बढ़ा देते तो बहुत सारे लोग कहाँ भाग जाते, कॉफी में भाग जाते, तो डिमांड कम हो जाता। ठीक है, बोलो। सब्सटीट्यूशन नहीं बात कर रहे हैं हम, टी के डिमांड और टी के प्राइस को ही देख रहे हैं। हम कॉफी के डिमांड या प्राइस का बात किए, हम टी का ही बात कर रहे हैं। टी का प्राइस बढ़ा 10 रुपए से 15, डिमांड किसका कम हुआ, टी का ही कम हुआ, है ना। तो हम प्रोडक्ट और प्राइस दोनों किस, मतलब क्वांटिटी और प्राइस किसका देख रहे हैं, टी का ही देख रहे हैं। कॉफी को एग्जांपल में लिए एक सब्स्टिट्यूट गुड्स की तरह, लेकिन कॉफी का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। जो प्राइस एंड क्वांटिटी हम देख रहे हैं वो सेम कॉमोडिटी का देख रहे हैं, टी का ही देख रहे हैं। टी का जब भी प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड कम हो जाएगा। क्यों कम हो रहा है, बिकॉज बहुत सारे लोग कॉफी में भाग गए, इस वजह से टी का डिमांड कम हो गया। ठीक है, तो हम क्रॉस रिलेशन नहीं देख रहे हैं यहाँ पर, हम सेम कॉमोडिटी का ही रिलेशन देख रहे हैं। ठीक है, थर्ड इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रियल इनकम। ठीक है, व्हाट इज रियल इनकम। इनकम और रियल इनकम में फर्क है। इनकम और रियल इनकम में बहुत फर्क है। क्या फर्क है, रियल इनकम में असली पैसा मिलता है, और इनकम में नकली पैसा मिलता है, ऐसा। वो ब्लैक ब्लैक मनी है, वो ब्लैक मनी है, वो रियल इनकम नहीं है। हम ब्लैक मनी के बारे में यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, वो टैक्स में पढ़ेंगे, जब इनकम टैक्स कभी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं इनकम एंड रियल इनकम। चलो एक एग्जांपल लेता हूं, तुम बताना तुम्हारा इनकम इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, 2024 में प्राइस इन किस चीज का, जैसे कोई एग्जांपल दो।
वैल्यू कैसे डिक्रीज हो जाएगा? क्यों? अरे वो तो इम्पैक्ट हो गया उसका, प्राइस तुम अगर सस्ता की हो तो तुम अब खराब क्वालिटी का सामान, तो फिर तो एग्जिस्टिंग कस्टमर भी नहीं पियेंगे, फिर तो एग्जिस्टिंग वाले भी भाग जाएंगे, है ना। तो डिमांड बल्कि प्राइस कम होने से जो इंक्रीज होना चाहिए था वो तो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वो तो वो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड के अंदर बन जाता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? सब कुछ कांस्टेंट रहेगा, प्राइस, बाकी क्वांटिटी, क्वालिटी, टेस्ट, सब कुछ, टेस्ट एंड प्रेफरेंस सब सेम रहेगा। ये पहला अजम्पशन था हमारा। तो अगर हम प्राइस को डिक्रीज कर रहे हैं तो हम टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है कस्टमर का वो मेंटेन रखेंगे, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। खाली क्या चेंज होगा? प्राइस, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ क्या बदलेगा? प्राइस। मतलब चाय वही आदमी बनाएगा, आदमी भी नहीं बदल सकते। जो क्वालिटी, जो कंपनी, जो कॉम्पोजिशन में वो मिक्सिंग करता था, सब कुछ सेम होगा। अगर कुछ और बदल जाता है तो फिर वो लॉ ऑफ डिमांड का इंपैक्ट नहीं है, वो फिर अलग इंपैक्ट हो गया, ठीक है। देखो 2024 में तुम्हारा इनकम था मान लो 10,000 रुपए, ठीक है। 10,000 रुपए से तुम खर्च करते थे, कोई एक कॉमोडिटी खरीदते थे जिसका प्राइस था 1,000 रुपए, तुम 10 यूनिट खरीदते थे, तुम्हारा 10,000 यूनिट रुपए खर्च हो जाता था, ठीक है। 10,000 कमाते थे, प्रोडक्ट ए खरीदते थे, कॉमोडिटी ए। कॉमोडिटी ए का प्राइस कितना था? कितना यूनिट खरीदते थे? 10। 10,000 रुपए खर्च हो गया। ये 2024 का बात कर रहे हैं। अब अगर 2025 में तुम्हारा इनकम इंक्रीज होकर 20,000 हो जाता है, डबल हो गया इनकम, ठीक है। लेकिन उसी टाइम पर कॉमोडिटी ए का प्राइस 2,000 हो जाता है, 1,000 की जगह 2,000 हो गया। कितना यूनिट खरीदना है? वही 10, गया 20,000। बताओ क्या तुम्हारा इनकम इंक्रीज हुआ? यस, इनकम इंक्रीज हुआ। 10,000 से 20,000 में पहुंच गए तुम, डबल हो गया तुम्हारा इनकम। क्या तुम्हारा रियल में कोई इनकम इंक्रीज हुआ? पहले भी वही 10 यूनिट खरीदते थे कॉमोडिटी ए का, आज भी वही 10 यूनिट खरीद रहे हो कॉमोडिटी ए का। पहले भी 10 यूनिट खरीदने के बाद कुछ नहीं बचता था, आज भी 10 यूनिट खरीदने के बाद कुछ नहीं बचता है। तो ये सिर्फ दिखाई दे रहा है तुम्हारा इनकम डबल हुआ, लेकिन रियलिटी में इनकम डबल नहीं हुआ है। रियलिटी में तुम्हारा इनकम बढ़ा ही नहीं है, वही का वही है। इसको बोलते हैं रियल इनकम। रियल इनकम तुम्हारा एक्चुअल में तुम कितना पैसा तुम्हें मिल रहा है वो इनकम नहीं है तुम्हारा, उस इनकम से तुम कितना गुड्स एंड सर्विसेज खरीद पा रहे हो वो तुम्हारा रियल इनकम है। जैसे 2024 में मेरा इनकम था 10,000, लेकिन मेरा रियल इनकम क्या था? 10 यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी ए, ये मेरा रियल इनकम था। 2025 में मेरा इनकम कितना है? 20,000, लेकिन मेरा रियल इनकम कितना है? 10 यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी ए। तो 2024 में जो रियल इनकम था और 2025 में जो रियल इनकम है वो दोनों सेम है। यहां पर भी 10 यूनिट्स ऑफ ए है, यहां पर भी 10 यूनिट्स ऑफ ए है। तो मेरा रियल इनकम कुछ भी नहीं बढ़ा, रियल इनकम कांस्टेंट है, सिर्फ मेरा इनकम बढ़ा है। क्लियर है बात? ठीक है। तो कभी भी कोई कॉमोडिटी जब महंगा हो जाता है या कॉमोडिटी सस्ता हो जाता है तो लोगों का रियल इनकम बदल जाता है। एक्चुअल इनकम नहीं बदला, लोगों का रियल इनकम बदल। जैसे एग्जांपल देते हैं, मेरा इनकम है 100 रुपए पर डे, ठीक है, दिन का 100 रुपए मैं कमाता हूं, ठीक है। अब दिन का 100 रुपए में से मैं 10 रुपए का चाय पीता था, ठीक है, इसी ठेला वाले के पास जाके 10 रुपए का चाय पीता था, एक चाय डेली शाम को पी रहा था 10 रुपए का। अब ये चाय वाला क्या किया? 10 रुपए की जगह चाय का प्राइस को कम करके 5 कर दिया, तो अब मैं कितना पीऊंगा? क्यों 2 पी पा रहा हूं? क्या मेरा इनकम बढ़ा है? क्या मेरा इनकम बढ़ा है? नहीं बढ़ा, इनकम तो वही का वही है। 100 रुपए कमाता था 100 ही कमा रहा हूं। मुझे 10 रुपए का चाय पीना था, अब भी मैं 10 का पी सकता हूं, लेकिन मैं अब डबल क्वांटिटी पी सकता हूं, ठीक है। तो डिमांड क्या हो जाएगा? यहां पर बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरा क्या इनकम चेंज नहीं हुआ, लेकिन मेरा रियल इनकम बदल गया। पहले मैं 100 रुपए में 10 कप्स ऑफ चाय अफोर्ड कर सकता था, अब मैं कितना अफोर्ड कर सकता हूं? 20 कप्स चाय अफोर्ड कर सकता हूं, ठीक है। तो मेरा इनकम वही का वही है, 100 का 100, लेकिन अब की बार मेरा रियल इनकम बदल गया। तो रियल इनकम पर्सन का तब चेंज होता है जब प्राइसेस ऑफ कॉमोडिटीज चेंज होता है। प्राइस या तो कम होता है या तो प्राइस इंक्रीज होता है, तो हमारा रियल इनकम बदल जाता है। हर साल इकोनॉमी में 5% का इन्फ्लेशन आ रहा है। 5% का इन्फ्लेशन मतलब हर साल महंगाई 5% से नॉर्मली बढ़ रहा है। कोई भी कॉमोडिटी अगर 2024 में 100 रुपए का था तो वो ऑन एन एवरेज 2025 में 105 रुपए का होगा। ऑन एन एवरेज 5% का इन्फ्लेशन इंडियन इकोनॉमी के ऊपर में होता है।
तो अगर तुम्हारा इनकम 2024 में 100 रुपए था तो मिनिमम 2025 में कितना होना चाहिए, कम से कम 105 होना चाहिए, ताकि तुम वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर पाओ। अगर इनकम 100 से 102 हुआ है लेकिन महंगाई 100 से 105 हुआ है तो तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो गया। तुम्हारा रियलिटी में इनकम 2 रुपए से बढ़ा नहीं है, 3 रुपए तुम्हारा शॉर्टफॉल है, तुम्हारा इनकम कम हुआ है 3 रुपए। क्लियर है बात? तो हम हमेशा क्या चेक करते हैं, रियल इनकम चेक करते हैं, एक्चुअल इनकम चेक नहीं करते। रियल इनकम किसके ऊपर डिपेंड करता है, तुम कितना गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हो। अगर गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ रहा है और तुम्हारा इनकम भी बढ़ रहा है तो उस केस में तुम्हारा एक्चुअल में कोई इनकम नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, क्लियर है? पॉइंट नंबर 3, इनकम इफेक्ट। क्या बोलता है इनकम इफेक्ट? व्हेन प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी फॉल्स इट इंक्रीजेस द परचेजिंग पावर, दैट इज रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जब चाय का प्राइस 10 रुपए से 5 रुपए हुआ तो मेरा जो परचेजिंग पावर था, मैं पहले 10 रुपए में 1 कप चाय खरीद पा रहा था, अब मैं 2 कप खरीद पा रहा हूं, तो मेरा परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गया। तो मैं अब उसी पैसे से ज्यादा यूनिट खरीद सकता हूं, तो मैं ऑब्वियसली ज्यादा यूनिट खरीदूंगा। एज अ रिजल्ट ही कैन परचेज मोर ऑफ अ गिवन कमोडिटी विथ सेम मनी इनकम। सेम इनकम से हम ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं। इसका ऑपोजिट होता है जब प्राइस इंक्रीज होता है, 10 रुपए का चाय 20 रुपए हो गया, तो अब मैं हर रोज जो चाय पीता था अब एक दिन छोड़ के एक दिन पीऊंगा, है ना, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, चलो यहां पर हम स्टॉप करते हैं आज के लिए। बाकी इसके बाद का आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, कृष्णा एंड श्रद्धा।